क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम इनकम नहीं बल्कि आपका मनी माइंडसेट हो? जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों हर महीने पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होने लगता है और दूसरा आज भी सैलरी आने का इंतजार कर रहा होता है। फर्क उनकी इनकम में नहीं, फर्क उनकी सोच में होता है। यही सबसे पावरफुल आइडिया है रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का। यह सिर्फ पैसे कमाने की बुक नहीं है, यह आपको पैसे को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करती है। क्योंकि सच यही है, अगर आपकी थिंकिंग वही रहेगी तो इनकम बढ़ने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। सैलरी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल बढ़ेगा और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मनी माइंडसेट बदल गई तो आप पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने के टूल की तरह देखना शुरू कर देंगे। और आज के इस वीडियो में हम इसी बुक से निकलने वाले 6 पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स को समझेंगे जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आप समझेंगे कि रिच लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस क्यों नहीं करते बल्कि एसेट्स और कैश फ्लो पर क्यों ध्यान देते हैं। आप जानेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में असली डिफरेंस क्या है और क्यों कई बार हमारी सबसे एक्सपेंसिव चीजें ही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को पीछे खींच रही होती हैं। आप यह भी समझेंगे कि सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना कितना रिस्की हो सकता है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी अर्निंग पावर को कैसे बदल सकती है और रिस्क से डरने के बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन आइडियाज को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको अपने डेली फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्हें अप्लाई करना होगा। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। और शायद इस वीडियो की कोई एक बात आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको रियलाइज हो कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण सिर्फ कम पैसा नहीं बल्कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आप नॉर्मल समझते आए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी माइंडसेट शिफ्ट शायद सबसे इंपॉर्टेंट है और वही आपको यह समझने में मदद करेगा कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते क्यों हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इन 6 माइंडसेट शिफ्ट्स में से कौन सा आपके लिए सबसे बड़ा आई ओपनर था। ऐसे ही प्रैक्टिकल मनी लेसन्स, इन्वेस्टिंग आइडियाज और वेल्थ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हमारा गोल सिर्फ आपको पैसे के बारे में बताना नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आने वाले सालों में आपके डिसीजंस आपकी इनकम से ज्यादा पावरफुल साबित हों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड की ये 6 माइंडसेट शिफ्ट्स आपकी मनी स्टोरी को कितना बदल सकती है। चैप्टर 1, स्टॉप वर्किंग फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह 8 बजे अलार्म बजता है, आप नींद से उठते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और शाम को थके हुए घर लौटते हैं। महीने के एंड में सैलरी आती है। कुछ दिन आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन फिर रेंट, बिल्स, शॉपिंग, ईएमआई और बाकी एक्सपेंसेस आपकी सैलरी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू। यही साइकिल सालों तक चलती रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साइकिल में फंसे ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है, ज्यादा मेहनत करो, प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ और शायद एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन रिच डैड पुअर डैड की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक इसी सोच को चैलेंज करती है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम करता है। क्योंकि अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ आपकी सैलरी पर डिपेंड है तो टेक्निकली आप अभी भी मनी के लिए काम कर रहे हैं। और यही वह माइंडसेट शिफ्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की मंथली इनकम 60,000 रुपये है। पहला व्यक्ति सैलरी आते ही नया फोन खरीदता है, बाहर खाना खाता है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करता है और महीने के आखिर में उसके पास लगभग कुछ नहीं बचता। दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाता है, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाता है और धीरे धीरे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स बनाने की कोशिश करता है जो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकें।
शुरुआत में दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगी, लेकिन 5 या 10 साल बाद फर्क ड्रामेटिक हो सकता है। पहला व्यक्ति शायद ज्यादा कमाने के बावजूद उसी सैलरी साइकिल में रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे अपने इनकम सोर्सेज बिल्ड कर रहा होगा। फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क माइंडसेट का था। सच यही है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग नहीं बदलती, तो आपका लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ सकता है और वेल्थ फिर भी नहीं बन पाएगी। यही वजह है कि कई लोग अच्छा कमाने के बावजूद हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। उन्हें हर महीने सैलरी की जरूरत होती है, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम के साथ बढ़ चुके होते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें एक अलग क्वेश्चन पूछने के लिए पुश करती है। मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं से आगे बढ़कर मैं अपने पैसे को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल जर्नी की डायरेक्शन बदल सकता है। सोचिए, अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम भी तुरंत बंद हो जाएगी? अगर आंसर हां है तो यह डराने वाली बात नहीं है, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट सिग्नल जरूर है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एसेट्स और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जॉब छोड़ देनी चाहिए या बिजनेस ही करना चाहिए। जॉब भी एक पावरफुल इनकम सोर्स हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सैलरी को ही वेल्थ समझ लेते हैं। सैलरी इनकम है, वेल्थ एक अलग गेम है। वेल्थ तब बिल्ड होती है जब आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आगे चलकर आपके लिए एडिशनल मनी जनरेट करने लगे। और यहां एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। जब सैलरी बढ़ती है, ज्यादातर लोग अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। नया कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव गैजेट्स, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा लाइफस्टाइल खर्च। कुछ समय के लिए लाइफ एक्साइटिंग लगती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर भी साथ में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियली स्मार्ट व्यक्ति इनकम बढ़ने पर हर एक्स्ट्रा रुपी को तुरंत लाइफस्टाइल अपग्रेड में नहीं बदलता। वह सोचता है, क्या मैं इस एक्स्ट्रा मनी को ऐसे यूज कर सकता हूं जिससे फ्यूचर में मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी और बढ़े। यही वो जगह है जहां माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। पैसा सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं है, पैसा एक टूल है, और आप उस टूल का इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए करते हैं या वेल्थ क्रिएशन के लिए, यही आपके फ्यूचर को शेप करता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड मनी हो। इसका मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हर डिसीजन सिर्फ अगले महीने की सैलरी पर डिपेंड न करे। अब इमेजिन कीजिए कि एक दिन आपका फोन बजता है और कंपनी से मैसेज आता है कि आपकी जॉब नहीं रही। अगर उस मोमेंट पर आपकी पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल जाती है, तो आपको सिर्फ ज्यादा सैलरी की नहीं, ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स हैं और मनी की समझ है, तो वही सिचुएशन डिफिकल्ट जरूर होगी, लेकिन डेवस्टेटिंग नहीं। यही डिफरेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल डिपेंडेंस के बीच है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है। बहुत से लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम के लिए जरूरी डिसिप्लिन नहीं चाहते। वे पैसिव इनकम चाहते हैं, लेकिन असेट्स बिल्ड करने की पेशेंस नहीं रखते। वे रिच बनना चाहते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट सीखना बोरिंग समझते हैं। और यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें सालों तक एवरेज फाइनेंशियल लाइफ में रखता है। अगर आप हर महीने अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हैं, तो आप चाहे जितना ज्यादा कमाएं, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कमजोर ही रहेगा। इसलिए पहला माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ मनी वर्क्स फॉर यू सुन लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इनकम को कॉन्शियसली डिवाइड करना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को पहचानना, सेविंग को प्रायोरिटी देना और धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बिल्ड करना जो फ्यूचर में कैश फ्लो क्रिएट कर सकें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन बड़ी चीज होती है। अगर आज आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक छोटा सा हिस्सा भी वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाने लगता है, तो समय के साथ उसका इंपैक्ट कंपाउंड हो सकता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग सिर्फ आज की इनकम नहीं देखते, वे फ्यूचर इनकम की कैपेसिटी देखते हैं। वे पूछते हैं, आज मैं जो पैसा कमाता हूं, उसमें से कितना पैसा मेरे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। और शायद यही सवाल आपको भी आज से खुद से पूछना चाहिए। अगली बार सैलरी अकाउंट में आए तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं इससे क्या खरीद सकता हूं। एक बार रुक कर पूछिए, इस पैसे का कितना हिस्सा मेरी फ्यूचर फ्रीडम खरीद सकता है, क्योंकि असली गेम यहीं बदलती है।
जब आप मनी को सिर्फ खर्च करने की चीज समझना बंद करते हैं और उसे वेल्थ बिल्डिंग टूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नई डायरेक्शन लेती है। लेकिन यहीं एक और बड़ा ट्रैप आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर वह चीज जिसे हम अपनी वेल्थ समझते हैं असल में वेल्थ नहीं होती। कुछ चीजें आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि कुछ चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। और अगर आपने इन दोनों के बीच का फर्क गलत समझ लिया तो ज्यादा कमाने के बाद भी आप वेल्थ की जगह सिर्फ ज्यादा एक्सपेंसेस जमा करते रहेंगे। यही अगला सवाल है और इसका आंसर आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को उलट सकता है। चैप्टर 2, लर्न द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कल्पना कीजिए कि आपको अचानक 20 जाते हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कहता है एक शानदार कार खरीदो, नया फोन लो, घर को लग्जरी फर्नीचर से भर दो और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दो। दूसरा रास्ता थोड़ा बोरिंग लगता है। पैसा कुछ ऐसी चीजों में लगाओ जो फ्यूचर में आपके लिए इनकम जनरेट कर सके। पहली नजर में पहला रास्ता ज्यादा एक्साइटिंग है। नई कार सड़क पर आपकी सक्सेस दिखाएगी, नया फोन लोगों का अटेंशन खींचेगा और लग्जरी लाइफस्टाइल आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छा फील कराएगी। लेकिन कुछ साल बाद पिक्चर बदल सकती है। कार की वैल्यू घट सकती है, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्च बढ़ सकता है, और अगर उस कार से कोई इनकम नहीं आ रही तो वह आपके पॉकेट से पैसा निकालती रहेगी। दूसरी तरफ अगर वही पैसा किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाया गया है तो वह समय के साथ कैश फ्लो क्रिएट कर सकता है। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली समझ लिया तो आपकी शॉपिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो चीज वैल्यूएबल है वह एसेट है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव हाउस है तो आपको लगता है कि आप वेल्थी हैं। अगर आपके पास लग्जरी कार है तो आपको लगता है कि आपने प्रोग्रेस कर ली है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं और बड़ा लाइफस्टाइल है तो सोसाइटी भी आपको सक्सेसफुल मान सकती है। लेकिन मनी की दुनिया इमोशंस से नहीं, कैश फ्लो से चलती है। सवाल यह नहीं है कि चीज कितनी एक्सपेंसिव है, सवाल यह है कि वह चीज आपके पॉकेट में पैसा डाल रही है या पॉकेट से पैसा निकाल रही है। यही वो सिंपल फिल्टर है जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। मान लीजिए आपने एक बड़ी कार खरीदी। हर महीने ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर पैसा जा रहा है। कार आपको कंफर्ट देती है, स्टेटस देती है, कन्वीनियंस देती है, लेकिन अगर वह कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वह आपके कैश फ्लो पर प्रेशर डाल रही है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने उसी अमाउंट का पैसा किसी ऐसे प्रोडक्टिव एसेट में लगाया जो रेगुलर इनकम या लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। अब आपका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं है बल्कि काम कर रहा है। फर्क यहीं पैदा होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हाउस, कार या फोन खरीदना गलत है। प्रॉब्लम चीज खरीदने में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम लायबिलिटी को एसेट समझकर वेल्थ का इल्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास अपना घर है इसलिए मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं। लेकिन अगर उस घर के लिए मैसिव लोन है, हर महीने बड़ा ईएमआई जा रहा है, मेंटेनेंस और टैक्सेस हैं और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, तो पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से उसकी रियलिटी को सिर्फ मेरे पास प्रॉपर्टी है कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे। यही रीजन है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपीयरेंस से ज्यादा कैश फ्लो देखते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि उनके पास क्या है, वे यह भी देखते हैं कि उनके पास जो है वह उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर रहा है या कमजोर। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि सक्सेस का मतलब एक्सपेंसिव चीजें हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फैंसी वेकेशंस और अपग्रेडेड लाइफस्टाइल। इसलिए जब इनकम बढ़ती है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है लाइफस्टाइल अपग्रेड करना। हमें लगता है कि हमने ज्यादा कमाया है इसलिए अब हमें ज्यादा खर्च करने का अधिकार है, और टेक्निकली यह गलत भी नहीं है। मेहनत के बाद अच्छी चीजें एंजॉय करना नेचुरल है, लेकिन अगर हर इनकम इंक्रीज के साथ एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते गए तो आपकी वेल्थ कहां बिल्ड होगी। यही वजह है कि कुछ लोग 30,000 रुपए कमाकर स्ट्रेस्ड रहते हैं और कुछ लोग 3 लाख रुपए कमाकर भी स्ट्रेस्ड रहते हैं। नंबर बदल गया लेकिन मनी बिहेवियर नहीं बदला।
अगर आपने इनकम बढ़ने के साथ लायबिलिटीज बढ़ा ली तो हायर इनकम भी आपको फ्रीडम नहीं देगी। इसलिए एसेट माइंडसेट का मतलब है कि आप हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू करें। क्या यह मेरे फ्यूचर कैश फ्लो को इंप्रूव करेगा या सिर्फ मेरा करंट लाइफस्टाइल बढ़ाएगा? यह क्वेश्चन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ में पैटर्न ब्रेक ला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5 लाख रुपए का बोनस मिलता है तो आप पूरा पैसा वेकेशन पर खर्च कर सकते हैं, आप नया गैजेट खरीद सकते हैं, आप एक्सपेंसिव फर्नीचर ले सकते हैं, या आप बोनस का कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा सकते हैं जो फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करे और बाकी हिस्से से अपने लिए कुछ एंजॉय कर सकते हैं। यह बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब लाइफ को मिजरेबल बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने मनी को डायरेक्शन देते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा प्रेजेंट हैप्पीनेस के लिए जाएगा और कितना फ्यूचर फ्रीडम के लिए। याद रखिए, वेल्थी दिखना और वेल्थी होना दो अलग चीजें हैं। इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्ति लग्जरी कार के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वह कार उसकी है या लोन पर है। कोई व्यक्ति एक्सपेंसिव हाउस में रह सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस हाउस की ईएमआई उसकी इनकम का कितना हिस्सा खा रही है। और कोई दूसरा व्यक्ति सिंपल लाइफ जी सकता है, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और प्रोडक्टिव एसेट्स क्वाइटली ग्रो कर रहे हों। बाहर से पहला व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई देगा, लेकिन अंदर से दूसरा व्यक्ति ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। यही कंपैरिजन हमें कंफ्यूज करता है। हम दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगते हैं और फिर एक ऐसी रेस शुरू हो जाती है जिसका फिनिश लाइन कभी आता ही नहीं। नया फोन आया, हमें चाहिए। दोस्त ने कार खरीदी, हमें भी चाहिए। किसी ने फॉरेन ट्रिप की, हमें भी करनी है। किसी ने बड़ा हाउस लिया, हमें भी अपग्रेड करना है। धीरे धीरे हमारी इनकम का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर जाने लगता है जो हमें रिच दिखाती हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं करती। यही फाइनेंशियल ट्रैप है। सच यही है, वेल्थ अक्सर नॉइज के बीच नहीं, साइलेंस में बिल्ड होती है। कोई आपको क्लैप नहीं करेगा जब आप अपनी इनकम का हिस्सा सेव करेंगे। कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनेगी जब आप अननेसेसरी परचेस अवॉइड करेंगे। कोई आपको मिलियनेयर जैसा फील नहीं कराएगा जब आप धीरे धीरे प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करेंगे। लेकिन यही छोटे डिसीजंस फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप इस माइंडसेट को समझने लगते हैं, तब आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। आप पूछना शुरू करते हैं, मेरी नेक्स्ट परचेज मुझे कितना खुश करेगी, के साथ साथ यह परचेज मेरे फ्यूचर को कितना स्ट्रांग करेगी। आप सैलरी को सिर्फ स्पेंडिंग पावर नहीं, बल्कि एसेट बिल्डिंग पावर की तरह देखना शुरू करते हैं। यही वो मोमेंट है जब मनी आपके लिए एक टूल बनती है। लेकिन यहां एक और डेंजरस ट्रैप है। कई लोग एसेट्स का डिफरेंस समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इनकम बढ़ाने के पीछे भागती रहती है। उन्हें लगता है कि अगर सैलरी डबल हो गई तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर इनकम डबल हो जाए और एक्सपेंसेस भी डबल हो जाएं, तो क्या बदलेगा? शायद सिर्फ नंबर्स बदलेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। और यही हमें अगले सवाल तक ले जाता है। अगर सिर्फ ज्यादा कमाना वेल्थ की गारंटी नहीं है, तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इनकम को किस तरह मैनेज करते हैं और वे एक ही सैलरी पर डिपेंड क्यों नहीं रहते? क्योंकि असली गेम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की नहीं, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आने की है। चैप्टर 3, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। सोचिए, एक सुबह आपको अपने ऑफिस से एक मैसेज मिलता है, वी नीड टू टॉक। कुछ घंटों बाद आपको पता चलता है कि आपकी जॉब अब नहीं रही। अचानक वह सैलरी जिस पर आपका पूरा घर चल रहा था, अगले महीने से आने वाली नहीं है। ईएमआई वही है, रेंट वही है, बच्चों की फीस वही है, ग्रोसरीज वही हैं और लाइफस्टाइल भी वही है, लेकिन इनकम गायब हो चुकी है। उस मोमेंट में सबसे बड़ा डर सिर्फ जॉब खोने का नहीं होता, बल्कि यह रियलाइजेशन होता है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही इनकम सोर्स पर टिकी हुई थी। यही रीजन है कि रिच डैड पुअर डैड की थिंकिंग आपको सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचने देती, बल्कि यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि अगर मेरी प्राइमरी इनकम रुक जाए तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है। सच यही है, एक सैलरी आपको स्टेबल फील करा सकती है, लेकिन सिर्फ एक सैलरी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाती। जॉब इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का गेम तब शुरू होता है जब आप धीरे धीरे अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करने की सोचते हैं। इसका मतलब यह नहीं
कि आपको अपनी जॉब तुरंत छोड़ देनी चाहिए या एक साथ 5 बिजनेसेस शुरू कर देने चाहिए। बिल्कुल नहीं। असली आइडिया है डिपेंडेंस कम करना और फाइनेंशियल ऑप्शंस बढ़ाना। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 80,000 रुपये कमाता है और उसका पूरा इनकम सिर्फ सैलरी से आता है। दूसरा व्यक्ति भी 80,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसमें से 65,000 सैलरी है और बाकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स, साइड बिजनेस, फ्रीलांस वर्क या दूसरे प्रोडक्टिव सोर्सेज से आता है। दोनों की करंट इनकम लगभग सेम हो सकती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग है। अगर पहले व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो उसकी इनकम 0 हो सकती है। दूसरे व्यक्ति की प्राइमरी इनकम कम होगी, लेकिन बाकी सोर्सेज उसे ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। यही डिफरेंस फाइनेंशियल रेजिलियंस है। और आज की इकोनॉमी में यह कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कोई भी जॉब हमेशा गारंटीड नहीं होती। कंपनीज बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, इंडस्ट्रीज बदलती हैं और स्किल्स की डिमांड बदलती रहती है। इसलिए सिर्फ कंपनी के भरोसे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ देना एक रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली सेफ हैं। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में आता है, बिल्स पे होते हैं और लाइफ चलती रहती है। यह स्टेबिलिटी इतनी कंफर्टेबल लगती है कि हम दूसरा इनकम सोर्स बनाने की अर्जेंसी महसूस ही नहीं करते। फिर साल निकलते जाते हैं, 5 साल, 10 साल, सैलरी बढ़ती रहती है और साथ में एक्सपेंसेस भी, लेकिन इनकम स्ट्रक्चर वही रहता है। यही वह साइलेंट ट्रैप है जिसे बहुत लोग नोटिस ही नहीं करते। वे ज्यादा कमाने लगते हैं लेकिन ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि इनकम बढ़ी है, डिपेंडेंस नहीं घटी। याद रखिए, ज्यादा इनकम और ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम एक ही चीज नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह आपकी सैलरी पर डिपेंड करती है तो आपकी सैलरी बढ़ने के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है। बड़ा घर, बड़ी ईएमआई, बड़ी कार, ज्यादा सब्सक्रिप्शंस, ज्यादा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। फिर आप अपनी जॉब को इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वह पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उससे निकलने का ऑप्शन नहीं दिखता। यही फर्क एम्प्लॉई और फाइनेंशियली स्ट्रेटेजिक पर्सन की थिंकिंग में आता है। फाइनेंशियली स्ट्रेटेजिक पर्सन पूछता है, मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को कैसे एक्सपैंड कर सकता हूं। वह अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है। कोई टीचिंग कर सकता है, कोई कंसल्टिंग, कोई फ्रीलांसिंग, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई स्मॉल बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होगा, लेकिन माइंडसेट एक है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अब यहां एक्साइटमेंट के साथ एक वार्निंग भी जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब रैंडम साइड हसल्स के पीछे भागना नहीं है। इंटरनेट पर आपको रोज ऐसे वीडियोस दिखाई देंगे जो कहते हैं कि यह करो और महीने में लाखों कमाओ, लेकिन वेल्थ क्रिएशन शॉर्टकट नहीं है। अगर आप हर महीने एक नया आइडिया शुरू करके कुछ वीक्स बाद छोड़ देते हैं तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज नहीं, मल्टीपल अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स होंगे। इसलिए स्मार्ट अप्रोच यह है कि पहले अपनी कोर इनकम को स्ट्रांग बनाइए, फिर एक एडिशनल सोर्स बिल्ड कीजिए, उसे स्टेबल कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। फाइनेंशियल फ्रीडम स्पीड का गेम नहीं है, यह स्ट्रक्चर का गेम है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनकम सोर्सेज हमेशा एक्टिव इनकम नहीं होने चाहिए। एक्टिव इनकम में आपका टाइम डायरेक्टली मनी से कनेक्टेड होता है। आप काम करेंगे तभी इनकम आएगी। लेकिन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स कुछ सिचुएशंस में ऐसा इनकम या ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं जो आपके डेली वर्किंग आवर्स से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता। यही कारण है कि चैप्टर 1 में हमने मनी को अपने लिए काम कराने की बात की थी। अगर आप हर रुपये के लिए अपना टाइम एक्सचेंज करते रहेंगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपके अवेलेबल आवर्स से लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करते हैं तो आपका मनी आपके टाइम के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। शुरुआत में शायद रिटर्न्स बहुत छोटे हों, लेकिन स्मॉल कैश फ्लोज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक छोटा इनकम सोर्स आज इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे ईयर्स तक बिल्ड करते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए, अगर आपकी सैलरी के अलावा हर महीने कुछ एक्स्ट्रा मनी आना शुरू हो जाए और आप उस मनी को फिर से वेल्थ बिल्डिंग में लगाते रहे तो एक साइकिल बन सकती है। इनकम आती है, उसका कुछ हिस्सा बचता है, सेविंग्स प्रोडक्टिव एसेट्स में जाती है। एसेट्स फ्यूचर इनकम जनरेट कर सकते हैं और वह इनकम फिर आगे इन्वेस्ट हो सकती है।
यही वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है। लेकिन ज्यादातर लोग इस साइकिल को शुरू करने के बजाय सैलरी आने का इंतजार करते रहते हैं। फिर सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और अगले महीने का इंतजार शुरू। यह साइकिल आपको बिजी रखती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वेल्थी बनाए। यही वो जगह है जहां आपको खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहिए। अगर मेरी सैलरी अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाए तो मैं कितने समय तक बिना पैनिक के अपने एक्सपेंसेस चला सकता हूं? अगर इस सवाल का आंसर आपको अनकंफर्टेबल करता है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। यही डिस्कंफर्ट आपको एक्शन लेने की वजह बन सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला स्टेप अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली देखना है। हो सकता है आज आपके पास दूसरा इनकम सोर्स ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज से आप अपनी स्किल्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूचर इनकम सोर्सेज की फाउंडेशन की तरह देख सकते हैं। आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करना शुरू कर सकते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करके कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं और उस कैपिटल को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाने की समझ डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम हो सकती है और जब डिपेंडेंसी कम होती है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप डिसीजंस फियर से नहीं, चॉइस से लेने लगते हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने के लिए सिर्फ पैसा और मेहनत काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्सेस कैसे अफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सी अपॉर्चुनिटी वास्तव में वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल नॉलेज कमजोर है तो ज्यादा इनकम भी गलत डिसीजंस में जा सकती है। और यही अगला माइंडसेट शिफ्ट है जो शायद पूरी जर्नी का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। आप पैसा कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मनी को कितना समझते हैं ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा बड़े मिस्टेक्स करने की एबिलिटी भी बन सकता है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर रियल सुपर पावर। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं, दूसरा आदमी सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरुआत कर रहा है। पहली नजर में आपको लगेगा कि पहला व्यक्ति ज्यादा फाइनेंशियली पावरफुल है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट डालिए। पहले व्यक्ति को मनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसे नहीं पता कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, रिस्क कैसे मेजर करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे इवैल्यूएट करनी है या टैक्सेस उसके रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अभी कम पैसे से शुरू कर रहा है, लेकिन वह लगातार फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप कर रहा है। वह सीख रहा है कि मनी कैसे काम करती है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे एनालाइज करना है, मिस्टेक्स से कैसे बचना है और अपनी इनकम को प्रोडक्टिव एसेट्स में कैसे बदलना है। कुछ साल बाद कौन आगे होगा यह सिर्फ आज के बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं किया जा सकता। यही रिच डैड पुअर डैड की एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। क्योंकि अगर आपको मनी की समझ नहीं है तो ज्यादा पैसा भी लंबे समय तक आपके पास नहीं टिक सकता। सच यही है, हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल में मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत कम मिलती है। हमें यह बताया जाता है कि अच्छी जॉब कैसे मिले, लेकिन यह जरूरी नहीं सिखाया जाता कि सैलरी को कैसे मैनेज करना है। हमें डिग्री लेने के लिए सालों पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, कैश फ्लो, डेट और एसेट्स के बारे में अक्सर हमें खुद सीखना पड़ता है। फिर जब पहली सैलरी आती है, हम अचानक एक ऐसी दुनिया में खड़े होते हैं जहां हर डिसीजन का फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। क्रेडिट कार्ड लेना है या नहीं, लोन लेना है या नहीं, कार खरीदनी है या नहीं, रेंट पर रहना है या घर खरीदना है, सेविंग्स कितनी रखनी है, इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर नॉलेज कम है तो इन डिसीजंस को अक्सर इमोशन और सोशल प्रेशर से लिया जाता है। कोई फ्रेंड कहता है ये स्टॉक खरीदो, हम खरीद लेते हैं। कोई कहता है रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, हम बिना समझे पैसा लगा देते हैं। कोई कहता है लोन लेकर लग्जरी कार खरीदना स्मार्ट है, हम ईएमआई देखकर डिसीजन ले लेते हैं। फिर बाद में जब फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है, हम मार्केट या इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने से पहले नॉलेज की कमी। यही वजह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन को सिर्फ किताब पढ़ने या स्टॉक मार्केट समझने तक लिमिटेड नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है मनी के बिहेवियर को समझना,
आपको पता होना चाहिए कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। जब आप यह समझना शुरू करते हैं तो मनी के साथ आपका रिलेशनशिप बदलने लगता है। पहले जहां सैलरी आते ही आपका दिमाग सोचता था अब क्या खरीदूं, वहीं धीरे धीरे सवाल बदलकर हो सकता है इस इनकम का कितना हिस्सा फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करेगा। यह छोटा सा चेंज आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब यह नहीं कि आपको हर इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट बनना है। आपको हर स्टॉक पिक नहीं करना, हर बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं करना और हर मार्केट मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं करना। आपको इतना समझदार बनना है कि जब कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट पर डिसीजन न लें। आप क्वेश्चंस पूछ सकें, आप नंबर्स देख सकें, आप रिस्क समझ सकें, आप यह पहचान सकें कि कोई अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है या सिर्फ अट्रैक्टिव मार्केटिंग। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है और आज के टाइम में इसकी वैल्यू और बढ़ गई है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन सही इंफॉर्मेशन कम है। आपके फोन पर हर दिन हजारों फाइनेंशियल वीडियोस, रील्स और ओपिनियंस आते हैं। कोई कहता है जल्दी रिच बनो, कोई कहता है यह स्टॉक अगले महीने डबल होगा, कोई कहता है क्रिप्टो आपको मिलियनेयर बना देगा, कोई कहता है रियल एस्टेट ही सबसे सेफ है। अगर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन कमजोर है तो आप हर लाउड वॉइस को एक्सपर्ट समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो आप एक्साइटमेंट के बजाय एविडेंस देखेंगे। यही फर्क एजुकेटेड इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर के बीच होता है। इमोशनल इन्वेस्टर मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटेड होकर खरीद सकता है और मार्केट नीचे जाता है तो डर कर बेच सकता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि प्राइस मूवमेंट के पीछे क्या हो रहा है, उसका गोल क्या है और उसका रिस्क कितना है। वह हर डिसीजन सिर्फ फियर या ग्रीड से नहीं लेता। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का एक और हिडन बेनिफिट है। यह सिर्फ आपको पैसे कमाने में हेल्प नहीं करती, बल्कि आपको पैसे बचाने और गलत डिसीजन से बचने में भी मदद करती है। मान लीजिए आपने कई सालों में लाखों रुपए कमाए, लेकिन एक गलत इन्वेस्टमेंट में आपने बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। उस नुकसान को रिकवर करने में कितना समय लग सकता है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, यह मिस्टेक से बचने का गेम भी है। कभी कभी सबसे बड़ा फाइनेंशियल विन वह पैसा होता है जिसे आपने गलत जगह लूज होने से बचा लिया। यही रीजन है कि स्मार्ट पीपल सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते, रिस्क्स भी देखते हैं। वे सिर्फ पूछते नहीं कि मैं कितना कमा सकता हूं, वे यह भी पूछते हैं मैं कितना लूज कर सकता हूं और अगर चीजें मेरे प्लान के अनुसार नहीं हुई तो क्या होगा। यही थिंकिंग आपको इमोशनल डिसीजन से दूर ले जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी इनकम अगले 5 साल में डबल हो जाती है। अगर आपकी फाइनेंशियल नॉलेज वही रहती है तो क्या गारंटी है कि आपकी वेल्थ भी डबल होगी? शायद नहीं। हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल डबल हो जाए, एक्सपेंसेस डबल हो जाएं और फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ जाए। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ती है तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम को ज्यादा इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं। आप बेहतर सेविंग डिसीजंस ले सकते हैं, डेट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यही फर्क इनकम और वेल्थ के बीच है। इनकम आपको पैसा देती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको उस पैसे को डायरेक्शन देने की एबिलिटी देती है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को डेली हैबिट की तरह ट्रीट कीजिए। बुक्स पढ़िए, रिलायबल सोर्सेज से सीखिए, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कीजिए, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स समझिए, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की टर्म्स पढ़िए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डिसीजंस के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हर मिस्टेक को ट्यूशन फी की तरह यूज किया जा सकता है अगर आप उससे सीखते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। एक व्यक्ति मिस्टेक के बाद सिर्फ रिग्रेट करता है, दूसरा मिस्टेक के बाद अपनी नॉलेज इंप्रूव करता है। एक व्यक्ति लॉस को फेलियर मानता है, दूसरा उसे फीडबैक की तरह देखता है। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में पावरफुल बनता है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। जब आप मनी को समझना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि रिस्क को पूरी तरह अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं है। पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखकर सेफ फील करना भी एक डिसीजन है,
क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकता है। दूसरी तरफ हर रिस्की अपॉर्चुनिटी में पैसा डालना भी स्मार्ट नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है? आपको रिस्क से भागना नहीं है, आपको रिस्क को समझना है, कैलकुलेट करना है और मैनेज करना है। और यही अगला माइंडसेट शिफ्ट आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा। क्योंकि वेल्थ बनाने वाले लोग रिस्क फ्री दुनिया में नहीं रहते, वे बस रिस्क को दूसरों से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5, डोंट फियर रिस्क, लर्न टू मैनेज इट। कभी आपने नोटिस किया है कि एक ही मार्केट में दो लोग बिल्कुल ऑपोजिट डिसीजंस लेते हैं? जब प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, एक व्यक्ति एक्साइटमेंट में आकर पैसा लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब जल्दी पैसा बनेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति रुकता है, नंबर्स देखता है, रिस्क समझता है और फिर डिसीजन लेता है। कुछ समय बाद मार्केट गिरती है और पहला व्यक्ति पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने ओरिजिनल प्लान को चेक करता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। दोनों के पास पैसा था, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन दोनों के पास रिस्क को देखने का तरीका अलग था। यही फर्क रिच डैड पुअर डैड की सोच में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने का मतलब रिस्क को खत्म करना नहीं है। रिस्क को खत्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। असली स्किल है रिस्क को समझना, उसे कैलकुलेट करना और उसे मैनेज करना। सच यही है, बहुत से लोग रिस्क से इतना डरते हैं कि वे कोई मीनिंगफुल फाइनेंशियल डिसीजन ही नहीं लेते। वे कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिजनेस रिस्की है इसलिए मैं जॉब ही करूंगा, प्रॉपर्टी रिस्की है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग रिस्क को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वे किसी फ्रेंड की एडवाइस सुनकर पैसा लगा देते हैं, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या सिर्फ हाई रिटर्न्स देखकर किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस हो सकते हैं। एक तरफ फियर आपको अपॉर्चुनिटी से दूर कर सकता है, दूसरी तरफ ग्रीड आपको अननेसेसरी लॉसेस की तरफ ले जा सकती है। स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीखती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और कोई व्यक्ति आपको कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट में 50% रिटर्न मिल सकता है। पहली रिएक्शन क्या होगी? शायद एक्साइटमेंट। 50% रिटर्न सुनते ही दिमाग प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगता है। लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति सिर्फ रिटर्न नहीं देखेगा, वह पूछेगा इस रिटर्न के पीछे रिस्क क्या है? पैसा कितने समय के लिए लॉक होगा? अगर इन्वेस्टमेंट फेल हुई तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? पैसा किस असेट में लगा है? एग्जिट कैसे होगा? फीस और टैक्सेस क्या हैं? यही क्वेश्चंस आपको इमोशनल डिसीजन से रैशनल डिसीजन की तरफ ले जाते हैं। याद रखिए, किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जितना अट्रैक्टिव दिखता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये समझना है कि उस रिटर्न को पाने के लिए आपको कौन सा रिस्क लेना पड़ रहा है। हाई रिटर्न हमेशा बैड नहीं होता, लेकिन हाई रिटर्न बिना समझे चेस करना डेंजरस हो सकता है। और लो रिस्क का मतलब भी जीरो रिस्क नहीं होता। बैंक अकाउंट में पैसा रखना रिलेटिवली सेफ फील हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकती है। अगर आपका पैसा समय के साथ बहुत कम ग्रो करता है और प्राइसेस लगातार बढ़ती रहती हैं, तो टेक्निकली आपका मनी सेफ दिखाई देते हुए भी उसकी रियल वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए रिस्क सिर्फ मेरा पैसा खो जाएगा या नहीं तक लिमिटेड नहीं है। रिस्क का मतलब अपॉर्चुनिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, डेट रिस्क और कई दूसरे फॉर्म्स भी हो सकते हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। जब आपको रिस्क के डिफरेंट टाइप्स समझ आते हैं, तो आप डिसीजंस को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में देखना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि हर डिसीजन में ट्रेड ऑफ होता है। अब एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। शुरुआत में स्टॉक ऊपर जाता है और उसे लगता है कि उसने स्मार्ट डिसीजन लिया। फिर अचानक कंपनी से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आती है और स्टॉक शार्पली गिर जाता है। अब उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन एक एसेट की मूवमेंट पर डिपेंड कर रही है। यह सिर्फ मार्केट रिस्क नहीं, कंसंट्रेशन रिस्क भी है। अगर उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर को एक सिंगल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड किया है, तो एक गलत मूव बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक आइडिया इसी तरह के कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकता है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन भी लॉस की गारंटी नहीं देता। पॉइंट यह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी खोजने के बजाय प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर सोचते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट गारंटीड नहीं है, इसलिए वे अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं
कि एक गलत डिसीजन उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय न कर दे। यही डिफरेंस गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी में भी दिखाई देता है। गैम्बलिंग में अक्सर फोकस होता है जल्दी जीतने पर, इन्वेस्टिंग में फोकस होना चाहिए कैपिटल को इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने पर। लेकिन सोशल मीडिया ने वेल्थ को इतना ग्लैमरस बना दिया है कि पेशेंस बोरिंग लगने लगी है। हर कोई जल्दी रिच होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा कुछ महीनों में डबल हो जाए, और यही अर्जेंसी लोगों को ऐसे रिस्क्स लेने पर मजबूर कर सकती है जिन्हें वे समझते तक नहीं। याद रखिए, वेल्थ बिल्डिंग कोई रेस नहीं है जिसमें सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचना जरूरी है। यह एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें सरवाइव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रो करना। अगर आप गेम में बने ही नहीं रहे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाएंगे? यही वो जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएशन का इनविजिबल फाउंडेशन बन जाता है। अब रिस्क का एक साइकोलॉजिकल साइड भी है। कई बार हम फाइनेंशियल रिस्क से ज्यादा अपने इमोशंस के रिस्क में फंस जाते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें बिना रिसर्च के एंट्री लेने पर मजबूर कर सकता है। फिर जब मार्केट गिरती है, फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। यानी हमने हाई पर एक्साइटमेंट में खरीदा और लो पर फियर में बेच दिया। यही साइकिल एवरेज इन्वेस्टर के लिए एक्सपेंसिव साबित हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह इमोशंस को कंट्रोल करने का गेम भी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्लियर है, आपका टाइम होराइजन क्लियर है और आपने पहले से समझ रखा है कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान इमोशनल डिसीजंस लेने की संभावना कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स बदल गए हैं या आपकी ओरिजिनल थीसिस गलत साबित हुई है, तो डिसीजन बदलना भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ब्लाइंडली होल्ड करना नहीं है, इसका मतलब सिचुएशन को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना है। इसी तरह बिजनेस में भी रिस्क होता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल नहीं हो सकता। उसे पूछना चाहिए, अगर बिजनेस एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चला तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? मैं कितने समय तक सरवाइव कर सकता हूं? क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? क्या मैंने कस्टमर डिमांड को टेस्ट किया है? यह थिंकिंग रिस्क को एनिमी नहीं, इंफॉर्मेशन में बदल देती है। यही माइंडसेट आपको एक्शन लेने का करेज देता है, लेकिन बिना अननेसेसरी स्टूपिडिटी के, क्योंकि करेज और केयरलेसनेस एक चीज नहीं है। करेज का मतलब है रिस्क समझने के बाद भी कैलकुलेटेड एक्शन लेना। केयरलेसनेस का मतलब है रिस्क को इग्नोर करके सिर्फ एक्साइटमेंट में जंप कर जाना। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला हो। कई बार वह वही व्यक्ति होता है जो सबसे पहले यह समझता है कि कौन सा रिस्क लेना है, कितना लेना है और कब पीछे हटना है। और जब आप इस माइंडसेट को डेवलप करते हैं, तब मनी के बारे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप हर अपॉर्चुनिटी से डरते नहीं और हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते भी नहीं। आप फिल्टर करना सीखते हैं। यही फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। लेकिन अब एक फाइनल सवाल बचता है। अगर आपके पास इनकम है, एसेट्स की अंडरस्टैंडिंग है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज का माइंडसेट है, फाइनेंशियल एजुकेशन है और रिस्क मैनेजमेंट की सोच भी है, तो क्या वेल्थ ऑटोमेटिकली बन जाएगी? जरूरी नहीं, क्योंकि इन सब के बीच एक इनविजिबल फोर्स काम करती है जो आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। आपका बिहेवियर। आप कितना जानते हैं यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस नॉलेज के साथ डेली क्या करते हैं, यही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। और यही अगला माइंडसेट शिफ्ट तय करेगा कि आपकी नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाएगी या सच में आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल पाएगी। चैप्टर 6, टर्न नॉलेज इनटू एक्शन। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी किताब है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने के सारे सीक्रेट्स बताती है। आपने उसे पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर दी, कुछ नोट्स बना लिए और शायद दोस्तों के साथ उसकी बातें भी डिस्कस कर लीं। लेकिन 6 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी पहले थी। बैंक बैलेंस वही, एक्सपेंसेस वही, इन्वेस्टमेंट्स वही और मनी हैबिट्स भी वही। सवाल है, क्या नॉलेज ने आपकी लाइफ बदल दी? नहीं,
क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। यही शायद इस पूरी जर्नी का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बहुत लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन फिर भी इंप्रूव नहीं होती। उन्हें पता है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए और डेट को केयरफुली मैनेज करना चाहिए। फिर भी महीने के आखिर में पैसा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है, और उस गैप का नाम है बिहेवियर। रिच डैड पुअर डैड की माइंडसेट हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग क्या जानते हैं, बल्कि यह भी समझाती है कि वे मनी के साथ अलग तरह से बिहेव करते हैं। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने पॉडकास्ट सुनते हैं या कितने फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेक्स्ट सैलरी आने पर आप क्या करते हैं। अगर हर बार सैलरी आते ही आपका पूरा पैसा लाइफस्टाइल में चला जाता है, तो नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता है, लेकिन फिर भी हर बोनस एक्सपेंसिव लायबिलिटी खरीदने में चला जाता है, तो नॉलेज का प्रैक्टिकल वैल्यू जीरो हो जाता है। फर्क यहीं पैदा होता है। एक फाइनेंशियली अवेयर पर्सन और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन में यही डिफरेंस है। अवेयरनेस आपको बताती है कि क्या करना चाहिए। डिसिप्लिन आपको वह करने पर मजबूर करती है जो करना चाहिए, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। सोचिए, आप जानते हैं कि आपको हर महीने कुछ मनी सेव करनी चाहिए, लेकिन सैलरी आने के बाद आप पहले शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में खर्च करते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिन्यू करते हैं और जो बचता है उसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं। महीने के आखिर में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति सैलरी आते ही पहले अपने फ्यूचर के लिए अमाउंट अलग कर देता है और बाकी मनी से लाइफस्टाइल मैनेज करता है। दोनों को सेविंग का कॉन्सेप्ट पता था, फर्क सिर्फ बिहेवियर का था। यही छोटा सा डिफरेंस कुछ सालों में बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप क्रिएट कर सकता है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग में एक पावरफुल प्रिंसिपल है। जो पैसा आप पहले अपने फ्यूचर को देते हैं, वही पैसा बाद में आपके लिए काम कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर छोटी खुशी सैक्रिफाइस कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका फ्यूचर हमेशा आपके प्रेजेंट डिजायर से हारता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में स्पेंडिंग इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, लेकिन फ्यूचर वेल्थ पेशेंस मांगती है। और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद करता है। यही रीजन है कि आज का 10,000 रुपए का शॉपिंग एक्सपीरियंस हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जबकि वही 10,000 रुपए फ्यूचर वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करने का बेनिफिट कई साल बाद दिखाई देगा। ब्रेन कहता है अभी एंजॉय करो। फाइनेंशियली मैच्योर माइंडसेट पूछता है, क्या मैं आज थोड़ा डिले करके कल ज्यादा फ्रीडम खरीद सकता हूं? यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन एक्शन सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब अपनी स्किल्स पर काम करना भी है। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी आज 50,000 रुपए है और आप अगले कुछ सालों में इसे 1 लाख रुपए तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ विश करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी, कम्युनिकेशन बेहतर करना होगा, मार्केट डिमांड समझनी होगी और अपने वर्क की वैल्यू बढ़ानी होगी। इनकम ग्रोथ भी एक्शन मांगती है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे लोग मिस कर देते हैं। वे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अनकंफर्टेबल वर्क नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम करे, लेकिन खुद फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए टाइम नहीं निकालते। वे चाहते हैं कि साइड इनकम आए, लेकिन नई स्किल सीखने में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। वे चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे, लेकिन कस्टमर प्रॉब्लम समझने के बजाय सिर्फ पैसा आने का इंतजार करते हैं। सच यही है, वेल्थ क्रिएशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट है। छोटी हैबिट्स जो बार बार रिपीट होती हैं, वही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाती है। अगर आप हर महीने थोड़ा बचाते हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी डेट अवॉइड करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्किल्स डेवलप करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस को ट्रैक करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मनी बिहेवियर बदलता है। और जब बिहेवियर बदलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है, कंपैरिजन।
आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने लग्जरी कार खरीद ली, बड़ा हाउस ले लिया या एक्सपेंसिव वेकेशन कर ली और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए। फिर आप अपने फाइनेंशियल प्लान को छोड़कर उसकी लाइफस्टाइल कॉपी करने लगते हैं। यही मोमेंट डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको उसकी इनकम, डेट, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल सिचुएशन का पूरा पिक्चर नहीं पता। आप सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देख रहे हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करना बंद करना जरूरी है। आपका रियल कंपटीशन उस व्यक्ति से नहीं है जो सोशल मीडिया पर रिच दिखता है। आपका कंपटीशन आपके पुराने फाइनेंशियल बिहेवियर से है। अगर आज आप पिछले साल से बेहतर मनी डिसीजंस ले रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आज आपकी सेविंग स्ट्रॉन्गर है, डेट कंट्रोल में है, फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा है और इनकम के नए पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रहे हैं, तो प्रोग्रेस हो रही है, चाहे बाहर से कोई उसे नोटिस करे या नहीं। याद रखिए, वेल्थ का बड़ा हिस्सा क्वाइटली बिल्ड होता है। कोई अपलॉज नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस छोटे डिसीजंस बार बार। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मोटिवेशन कुछ दिनों तक चल सकती है, डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। शायद आज आप बहुत मोटिवेटेड हैं, वीडियो देखकर सोचेंगे कि अब से मनी डिफरेंटली मैनेज करेंगे, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब सैलरी अकाउंट में आएगी और आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक तरफ इंस्टेंट प्लेजर, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। उसी मोमेंट में आपकी असली माइंडसेट सामने आएगी। और अगर आप हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाए तो खुद को फेलियर मत समझिए। फाइनेंशियल ग्रोथ एक प्रोसेस है। गलतियां होंगी, प्लान्स बदलेंगे और कुछ डिसीजंस एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हर एक्सपीरियंस से सीखना जरूरी है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। आप अपने मनी बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। हर महीने देखें कि पैसा कहां गया, कौन सा एक्सपेंस यूजफुल था, कौन सा सिर्फ इंपल्स था, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से था और कौन सा सिर्फ किसी की बात सुनकर किया गया था। धीरे धीरे आपको अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे, और पैटर्न्स दिखाई देने लगे तो उन्हें चेंज करना पॉसिबल हो जाता है। यही फाइनेंशियल अवेयरनेस से फाइनेंशियल कंट्रोल की जर्नी है। अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़िए। पैसा आपके लिए काम करे, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझें, एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट न रहे, फाइनेंशियल एजुकेशन को लगातार इंप्रूव करें, रिस्क को समझकर डिसीजंस लें और सबसे इंपॉर्टेंट, इस नॉलेज को डेली बिहेवियर में बदलें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद किए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी मनी हैबिट्स बदल दी तो वही कॉन्सेप्ट्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन बन सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए आपको किसी सीक्रेट फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर डिसीजंस लेने की क्षमता और उन डिसीजंस को लंबे समय तक रिपीट करने की डिसिप्लिन चाहिए। आज से हर बार पैसा आपके हाथ में आए तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मैं इसे कैसे स्पेंड करूं। एक बार यह भी पूछिए, मैं इसे कैसे यूज करूं ताकि मेरा फ्यूचर स्ट्रॉन्गर हो। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टोरी किसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि उन छोटे डिसीजन से लिखी जा रही है जो आप हर दिन ले रहे हैं। और अगर आप सच में इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आज का छोटा डिसीजन आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवांटेज बन सकता है।